नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, आज है फ्राइडे और हर फ्राइडे हमारी तरफ से आपके लिए एक्सप्लेन सीरीज का आयोजन किया जाता है। उस एक्सप्लेन सीरीज में आज का जो विषय है वो विषय है ओजोन परत में सुधार। किस रिपोर्ट के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा की गई है उसके बारे में जानेंगे। ओजोन परत क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओजोन परत में क्या नुकसान हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं कि ओजोन होल या ओजोन डिप्लीशन, इन सब के बारे में बेसिक से आपको टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये चर्चा में क्यों आया। अब देखिए, यूपीएससी में पर्यावरण की दृष्टि से जो भी करंट अफेयर्स होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से हो या वो मुख्य उत्तर परीक्षा की दृष्टि से। तो यहां पर ये जो रिपोर्ट है, अब ओजोन से संबंधित कोई भी लेटेस्ट रिपोर्ट आएगी तो उसके संदर्भ में आपको यह पता होना चाहिए कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या चीजें कही गई हैं, भले ही वो पॉजिटिव न्यूज हो या वो नेगेटिव न्यूज हो। तो यहां पर एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज देखी गई है। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत इनकी एक साइंटिफिक एजेंसी है, इन्होंने एक रिसर्च करा और यह पाया कि भाई जो ये ओजोन लेयर है, जैसा कि लिखा हुआ है, स्लोली हीलिंग होल टू अमेंड बाई 2066, यानी कि जो ओजोन होल है वो अपने आप क्या हो रहा है, हील हो रहा है, यानी कि ठीक हो रहा है। और ऐसा उम्मीद है कि 2066 तक ये जो होल है, बेसिकली यहां पर ये अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं, अंटार्कटिका के ऊपर यानी कि समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन होल है वो अपने आप हील हो रहा है और 2066 तक इसके सही होने के चांसेस हैं। तो ये एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छा एक सूचक है इस चीज का कि भाई ओजोन को जो पदार्थ नुकसान पहुंचाते थे, इसका मतलब कि पूरी मानव जाति उन पदार्थों को लेकर जागरूक हुई, उन पदार्थों पर नियंत्रण करा गया ताकि वो मटेरियल यहां से उत्सर्जन होकर समताप मंडल में ना जाए, जिसकी वजह से ओजोन होल को नुकसान पहुंचता है। देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ के अंतर्गत यह बताया गया है कि अभी हम लोग देखिए यहां पर शब्द क्या आया, किगाली एग्रीमेंट। ये सब हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। इनको आप अपने मुख्य उत्तर परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं जब भी ओजोन परत से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहां पर किगाली एग्रीमेंट की बात हो रही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही है, एक एक चीज ABCD से पढ़ा दूंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप। यहां पर देखिए, इस ग्राफ में देखा क्या गया, ये यूनाइटेड नेशंस की जो साइंटिफिक एक कमिटी थी उसने ये ग्राफ निकाला। इसी ग्राफ के अध्ययन पे इन्होंने बताया कि यहां पर जब 1960 की बात करते हैं तो ये जो आंकड़े आप देख रहे हो ये सब हैं किसमें, जो मैट्रिक मिलियन टन पर ईयर। ये बेसिकली क्या दिखा रहे हैं, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हैं इनके उत्सर्जन को। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को आप देखोगे तो ये निरंतर बढ़ता जा रहा था। अब ये वही दौर है जब क्या कहते हैं, जो विकासशील देश हैं वो भी अपने आप में कई सारे उद्योग, कई सारे संयंत्रों को खोलना उन्होंने स्टार्ट किया था और इनका उत्सर्जन यहां पर आप देखोगे इसमें निरंतर गिरावट देखी जा रही है। और यहां पर ये आ जाएगा 2023 है, ठीक है। 2023 से आप इस ग्राफ को देखो, ये आगे चल के भी और गिर ही रहा है। इस ग्राफ का जो बेस है वो ये है, तो देखिए इसके बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, तो मतलब है कि लगातार जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उनके उत्सर्जन में कमी देखी गई है। तो इस रिपोर्ट में ना एक पॉइंट याद रखिएगा, मैं यहां लिख भी देता हूं कि यहां पर जो बात करी गई थी ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत, ठीक है, उसके अंतर्गत जो हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे, ठीक है, उनको तो हमने खत्म करने का प्रयास करा ही था, प्लस हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो थे उनको अडॉप्ट करने का प्रयास किया था। बट यहां पर प्रॉब्लम यह देखी गई कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से क्या हो रहा था, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी। तो किगाली एग्रीमेंट के अंतर्गत जब बात करी जा रही थी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी कम करना है, तो बेसिकली जो कथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में स्टार्ट करी गई थी उसी को सबने अच्छे से फॉलो किया है, इसके नियमों को फॉलो किया है, उसी के अंतर्गत यहां पर यह सुधार देखने को मिला है। ये रिपोर्ट है जो नवीनतम मैंने आपको बताया, अंटार्कटिका के ऊपर 2066 तक, आर्कटिक की बात करेंगे तो 2045 तक, और अगर पूरी दुनिया की ओवरऑल बात करेंगे तो 2040 तक। और ये ओजोन परत में जो हीलिंग है उसको देखा जाएगा। और इसका बेस क्या है, 1980 का, यानी कि 1980 में जिस तरीके के यहां पर आप देखो जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये था ना, इससे तुलना करी जा रही है, इस पीक से तुलना करी जा रही है।
ठीक है। यहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा 99% तक उन पदार्थों को बैन करा गया है जिसका ये आउटपुट देखने को मिला है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बेसिक से बात करते हैं कि ओजोन क्या है। ये तो हमारे चर्चा का विषय हो गया, क्या कहां से प्रश्न बनेगा इस पे ध्यान देते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट से प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। रिपोर्ट जो भी होती है ना, अब जैसे यूएन जो एक इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इन सब रिपोर्ट्स को ना आप कोटेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मेंस आंसर राइटिंग में, निबंध में, ठीक है। जब भी ओजोन परत से संबंधित कोई भी चीज आएगी, या मान लीजिए पर्यावरण का एक ऐसा प्रश्न आ रहा है कि आपको लगता है और प्रश्न की डिमांड है कि उसमें ओजोन का लिंक दिखाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस रिपोर्ट को कोट करते हुए एक भूमिका अपनी वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कोट जो होते हैं, ये सब जो रिपोर्ट्स होती हैं, इनको बहुत अच्छे से कहीं पर एक जगह पर लिखते रहा करिए कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स में किस ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी लेटेस्ट रिपोर्ट को निकाला है। चलिए, ओजोन के बारे में थोड़ा सा यहां पे बात करते हैं। बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करना, या आपका बैकग्राउंड साइंस साइड नहीं रहा है, इन सारी चीजों को दिमाग से हटा दीजिए, 1% भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओजोन की बात करते हैं तो देखिए, इसका अगर रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलके ओजोन बनाते हैं। ओ में ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसको O2 लिखते हैं, इसकी बात करते हैं तो इसको O3 लिखते हैं, ठीक है। अगर इसके रंग की बात करेंगे, किस तरीके से इसका रंग होता है, तो कई स्टडीज में देखा गया कि ये थोड़ी सी नीले रंग की प्रतीत होती है, ठीक है। इसकी गंध की बात करें तो एक तीव्र गंध इससे आती है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अगर बात करें इसको खोजा किसने था, तो एक यहां पर नाम लिख रहा हूं, फ्रेडरिक श्योनबास, ठीक है, फ्रेडरिक श्योनबास, इनका नाम याद रखिएगा कि इन्होंने ओजोन का मतलब जो था इसकी खोज करी थी। अब ये जो ओजोन होती है, बेसिकली ये हमारे वायुमंडल में 2 टाइप की पाई जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते थे ना, जैसे कोई वो मूवीज देखिए जिसमें एक हीरो होता है, उसके डबल रोल होते हैं। एक तो रोल होता है वो विलन का रोल प्ले कर रहा होता है, और एक रोल जो होता है वो हीरो का रोल प्ले कर रहा होता है। तो यहां पर ओजोन है, इसके भी यहां पर क्या मिलेंगे आपको, इसके भी आपको डबल रोल मिलेंगे, ठीक है। ये डबल रोल है। एक तो ये जो ओजोन है, इसको हम लोग बोल देते हैं कि ये क्या है, बैड है, और एक ओजोन हमारी क्या हो जाती है जिसको हम लोग गुड ओजोन के नाम से जानते हैं। तो एक एक करके दोनों ओजोन्स के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बैड ओजोन के बारे में जान लेते हैं कि बैड ओजोन क्या होता है। अब इस फिगर को ध्यान से देखो। इस फिगर में ये जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं ना, ये हमारा स्थल मंडल है, जहां पर आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, जहां पर मैं ये वीडियो बता रहा हूं आपको। अब ये जो स्थल मंडल है, इसके ऊपर आपको पता है कि एक चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ एक आवरण है, आवरण से घिरा हुआ है, उसी को हम लोग वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। जहां पर हम लोग रहते हैं यानी कि स्थल मंडल की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो परत आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब ट्रोपोस्फेयर को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, ट्रोपोस्फेयर ये हो गया, जैसे इसको आप क्रॉस करोगे तो इसके ऊपर क्या मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समताप मंडल के नाम से जानते हैं। यहां पर लिख देता हूं, वो नहीं दिख रहा होगा आपको। तो एक तो बेसिक सी चीज आपको यह भी पता होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता होती है, जिनको नहीं पता है अच्छी बात है, उनको पता चल जाएगा कि ओजोन परत जो होती है वो कौन से मंडल में पाई जाती है। तो यह पता होना चाहिए आपको, समताप मंडल में। समताप मंडल का मतलब होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। अब ये जो समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है, इस ओजोन की जब बात करते हैं तो यह हमारी गुड ओजोन है, ठीक है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। हम जिस ओजोन की बेसिकली बात कर रहे हैं वो ओजोन पाई जाती है कहां पर, ट्रोपोस्फेयर में, यानी कि यहां पर जो ओजोन है वो बैड ओजोन है, यहां पर जो ओजोन है वो गुड ओजोन है। इतना वर्गीकरण, इतना क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप नहीं भूलेंगे कि भाई बैड ओजोन और गुड ओजोन में जो एक बेसिक सा फर्क होता है वो ये होता है कि दोनों की प्राप्ति कहां पर हो रही होती है। तो अब बैड ओजोन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। बैड ओजोन बेसिकली है क्या, जो हमारे जैसे हमारे जो स्थल मंडल होता है, इसमें मानव ने अपने कहने को तो विकास किया है, ठीक है, बट उस विकास का जो एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है पर्यावरण के ऊपर। अब यहां पर उसने लगाई बड़ी बड़ी सी फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से निकल रहा है धुआं, उसने बनाई बड़ी सी हाईटेक कारें, है ना, 4x4 एसयूवी और इतनी सारी कारें, F1 कार्स, तो इनसे सबसे निकल रहा है प्रदूषण, तो इनसे भी निकल रहा है ये जो पॉल्यूशन है। तो इस पॉल्यूशन में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, तो ये मिल के
ये निर्माण करती हैं किसका? ओजोन का। और सनलाइट की उपस्थिति में, ये चीज आपको बेसिकली ध्यान रखनी है कि सनलाइट की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 और NO2 मिलके ओजोन का निर्माण करते हैं, और ये ओजोन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। चाहे हमारी श्वास संबंधी यानी कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस की बात कर लें तो उनके लिए, तो जो भी ओजोन यहां पर बनती है, इस वजह से इसको बैड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इतनी चीज समझ में आई? बस अब जब हम लोग गुड ओजोन की बात करते हैं तो वो कहां पे पाई जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो पाई जाती है समताप मंडल के अंतर्गत। अब यहां पर जब गुड ओजोन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, बैड हमने इसलिए बोला था क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचाती है। ये वाली ओजोन हमारे लिए एक तरीके का एक शील्ड है ना, जैसे कैप्टन अमेरिका के पास एक शील्ड होती है ना, कि कोई भी अटैक वेपन उसके पास आता है तो वो ऐसे कर देता है, तो कुछ भी उस पर फर्क नहीं पड़ता है। सेम एज इट इज हमारी पृथ्वी जो है, ठीक है, इस पर सूरज से आती हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें। अब यदि आपका बैकग्राउंड साइंस साइड रहा है नहीं रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरू की कक्षाओं में याद करिए, 7th 8th 9th में हम लोग थोड़ा सा अल्ट्रा वायलेट किरणों के बारे में भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा वहां पर ओजोन के बारे में भी जिक्र हो जाता है। तो वही अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, ये जब सूर्य से चलती हैं, अब सूर्य से कोई भी चीज आएगी या पृथ्वी के अंदर कोई भी चीज आएगी तो वो हमारे वायुमंडल के भीतर से ही निकलेगी। पृथ्वी से जो विकिरण वापस जाएगा वो भी वायुमंडल के भीतर से ही निकलेगा। तो जब ये यूवी रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ये हमारी पृथ्वी की तरफ इनका जब आगमन होता है, तो यहां पर वायुमंडल है, ये हमारा मान लीजिए स्थल मंडल है, ये कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा है। अब जब ये समताप मंडल से होके आती हैं ये यूवी किरणें, तो समताप मंडल पे जो ये ओजोन लेयर है, ये इससे होके गुजरेंगी। तो ओजोन लेयर क्या करती है? इन्हीं यूवी किरणों को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, इनको पेनिट्रेट नहीं कर सकती यूवी रेज। अगर ये यूवी रेज इन ओजोन को पेनिट्रेट करके पृथ्वी पर आ जाती, तो चाहे मानव जाति की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, पौधे, पेड़ पौधे, पादपों की बात करें, सबके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये बात करी जाती है, सब नाम सुने होंगे आपने, स्किन कैंसर की बात करते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, अगर यूवी रेज लगातार उसी इंटेंसिटी से हमारी बॉडी में पड़ती रहेंगी तो हमारे डीएनए में भी चेंजेस हो सकते हैं, हमारे प्रोटीन में भी चेंजेस हो सकते हैं, प्लस जो हमारा रेटिना होता है इसमें भी बुरा इफेक्ट पड़ता है, जो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है वो भी हो सकती है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स यहां पर होती हैं। पेड़ पौधों की बात करेंगे तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको अवरुद्ध कर सकती हैं। अब जो व्यक्ति का मतलब है जो पेड़ पौधे जिनका भोजन की प्रक्रिया ही बंद हो जाएगी, वो भोजन बनाएंगे कैसे? बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो फोटोसिंथेसिस की प्रॉब्लम्स को भी यहां पर क्या है, ये इसका सीधा सा रीजन है अल्ट्रावायलेट रेज। अब ये जो यूवी किरणें होती हैं इनको रोकने का प्रयास करती है वो, और इसको रोकती है, पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। तो ये तो हमारे लिए अच्छी चीज हो गई ना। अब यहां पर ना एक थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा आपको। ये जो यूवी किरणें होती हैं बेसिकली ये 3 टाइप की होती हैं, जिसको बोलते हैं ए, बी और सी। अब इसमें से अगर बात करते हैं ना हम लोग ABC किरणों की, तो इसमें से जो बी यूवी रेज है, ठीक है, ये जो किरणें होती हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं मानव जाति के लिए। तो ये पार्शियली रूप से तो निकलती हैं, बट पार्शियली रूप से पूरी तरीके से ओजोन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। यही अगर ओजोन जो यूवी किरणों को एब्जॉर्ब करती है, अगर यहां पर ओजोन ना होती तो यहां पे डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो हैं वो पृथ्वी तक आती, और पृथ्वी पर आने के बाद चाहे बात करें जीव जंतुओं की, पादपों की, तो दोनों को नुकसान पहुंचाती। इसी वजह से क्या होता है कि अगर किसी भी कारण की वजह से इस ओजोन परत में इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई में कमी आती है, तो जितनी ओजोन की मोटाई में कमी आएगी, यानी कि ओजोन की मात्रा हमारे समताप मंडल में कम होती जा रही है, ओजोन की मात्रा कम हो रही है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि अब अल्ट्रावायलेट किरणों को एक मार्ग मिल जाएगा पृथ्वी तक आने का। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या होती है गुड ओजोन, क्या होती है बैड ओजोन, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी है तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो, अब यहां से मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहानी स्टार्ट कैसे होती है, यानी कि ओजोन को जो नष्ट करने वाले पदार्थ होते हैं ना, वो कैसे कार्य करते हैं, यानी कि अब ओजोन की डिप्लीशन की वर्किंग कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे।
देखो क्या है, ये पृथ्वी है, इसके ऊपर पूरा वायुमंडल है, ये मान लेते हैं समताप मंडल है, ठीक है। ये सूर्य है, यहां से आती हैं विकिरण, इस विकिरण में है अल्ट्रावायलेट रेज। अब जब ये अल्ट्रावायलेट रेट आती है ना, तो अब यहां पर समताप मंडल में हमको पता है कि ओजोन अवेलेबल है पहले से ही। अब देखो होता क्या है, जब सनलाइट की उपस्थिति होती है, यानी कि सूर्य की जो रोशनी है, जो प्रकाश है, जो विकिरण है, इसकी उपस्थिति होती है, तो इस उपस्थिति में यहां पर क्या होता है, जो ओजोन है वो टूटती है। अब ओजोन में बेसिकली क्या है, यहां पर तीन, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये तीन मॉलिक्यूल्स में ना ऑक्सीजन यहां पर O2 और O में टूटेगी, तो ये एक तरीके से बोल दिया जाता है कि मुक्त मूलक हो जाता है। अब ये जो ओजोन है, अब ऐसे इमेजिन करो, तो मैं थोड़ा सा उदाहरण कर देके समझाता हूं। ये मान लो वो एक ओजोन का मॉलिक्यूल है, इस पे सनलाइट आती है, तो सनलाइट के आते ही ये मॉलिक्यूल्स में मान लो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, इसमें से क्या है, एक बॉन्ड यहां पे विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा, तो O2 अलग हो गया और O अलग हो गया, ठीक है, O माइनस ऐसा बोलते हैं इसको। अब यहां पर O3 जो है वो टूट रहा है, O3 टूट के किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन में। इतनी बात समझ में आती है। अब यहां पर हो गया क्या, O2, और यहां पर हो गया O। यही O2 जो है फिर वापस से इस O से मिलके क्या बना देता है, ओजोन बना देता है। कहने का मतलब है कि जो समताप मंडल में अभिक्रियाएं हो रही हैं नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, तो सनलाइट की उपस्थिति में जो ओजोन है वो ओजोन टूट रही है ऑक्सीजन में। मान लीजिए सनलाइट वहां पर नहीं होती है, तो वहां पर यह प्रक्रिया होती है कि जो ऑक्सीजन है वो इसी मुक्त मूलक से क्रिया करके वापस से ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो ओजोन बना रही है और जो ओजोन है वो ऑक्सीजन बना रही है। ये एक चक्री प्रोसेस होता रहता है, यानी कि ओजोन नष्ट भी हो रही है, ओजोन बन भी रही है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता नेचुरली। प्रकृति अपने हिसाब से जो चीजें कर रही है वो एकदम बेस्ट कर रही है। प्रभाव कब पड़ता है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। अब क्या हुआ, हम लोग, बात होती है 1980s की, तो 1980s का दौर था, पहली बार देखा गया अंटार्कटिका के ऊपर होल। अब ये जो होल था, यानी कि इसका कारण जब ढूंढा गया तो इसका कारण समझ में आया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या मतलब होता है कि जिस तरीके का 1980s की बात करते हैं, तो हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर हुआ करते थे, जो एयर कंडीशनर होते थे, उसमें कुछ गैसेस यूज होती थी, कुछ केमिकल्स यूज होते थे, उन्हीं को हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते थे। जब हम लोग ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं तो इसमें क्लोरीन होता है। ये क्लोरीन जब वायुमंडल में विमुक्त होता है, अब एसी चल रहा है, रेफ्रिजरेटर में जो गैस भरी हुई है वो वायुमंडल में जब मुक्त होगी, तो मुक्त होकर जब ये समताप मंडल पहुंचती है, जब ये समताप मंडल पहुंचती है, तो सबसे पहले क्या है, एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक, ये समझ लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है। अब देखो ध्यान से, वही कहानी स्टार्ट होगी कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो जब इसमें सनलाइट पड़ती है ना, तो सनलाइट क्या कर रही है, जिस तरीके से ऑक्सीजन में, ओजोन में ऑक्सीजन को और O के एक मुक्त मूलक को अलग कर रही थी, एक बॉन्ड तोड़ देती है, इसी तरीके से सनलाइट जो होती है ना, जब सूरज की रोशनी की उपस्थिति में क्या होता है, ये जो सूरज की विकिरण होती है, ये इसका एक बॉन्ड तोड़ेगी, तो इसमें से एक क्लोरीन इसने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो अब ये जो क्लोरीन है ये मुक्त अवस्था में समताप मंडल में घूम रहा है, आराम से घूम रहा है। अब होता क्या है, ये जो क्लोरीन है ये करेगा क्या, बेसिकली ये क्या करता है, इसको मिलेगा वहां पर ओजोन का एक मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल से ये क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, और यहां पर देखो क्या बना रहा है, यहां पर बना रहा है ऑक्सीजन, ये ClO बन गया। ध्यान से देखना, इस क्लोरीन ने, ये तो मुक्त होकर घूम रहा है वहां पर, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से एक क्लोरो अलग हो गया। अब ये क्लोरो वहां के ओजोन में क्रिया करके इसने ClO बनाया और ओजोन को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजन में। अब यही ClO जो है वहां पर ये अभिक्रिया किससे करेगा, ये अभिक्रिया करेगा जो O का मुक्त मूलक है वहां पे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यहां पर ये जो O का मुक्त मूलक है ये कैसे बनता है, ये ओजोन जब विभक्त होती है सनलाइट की उपस्थिति में, तो O का एक मुक्त मूलक भी वहां पे घूम रहा होता है। जिस तरीके देखो वहां पे क्या क्या घूम रहा है, वहां पर आपको ओजोन भी देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन भी देखने को मिल रही है, और O का मुक्त मूलक भी देखने को मिल रहा है। तो पहले क्लोरीन ने किसको पकड़ा, पहले क्लोरीन ने जो था वो ओजोन को पकड़ा, ओजोन को पकड़ के ये रिएक्शन दिया। दूसरे स्टेप में इसी क्लोरीन ने, ये क्लोरीन, ये जो ClO बना है, ठीक है, ये क्या करेगा, O के मुक्त मूलक को ये पकड़ेगा, अब क्लोरीन अलग हो जाएगा और यहां पर फिर से क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। देखो क्लोरीन जो था वो अभी भी है,
इसको अगर पहला स्टेप मान लो, इसको दूसरा स्टेप मान लो, तो क्लोरीन यहां पर भी है और क्लोरीन यहां पर भी है, अर्थात क्लोरीन खत्म नहीं हो रहा है, परंतु इसने 2 बार काम करा है केवल, और दोनों बार इसने प्रोड्यूस का करा है ऑक्सीजन। यानी कि O3 से एक बार इसने ऑक्सीजन बनाया और सिंगल O से भी इसने ऑक्सीजन बनाया, यानी कि वहां पर जो ये O3 है इसको कन्वर्ट कर दे रहा है ऑक्सीजन में। जाहिर सी बात है वहां पे चाहिए क्या, O3, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, और इसी O3 को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, O2 में। तो जो ओजोन है वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और ये तो केवल एक क्लोरीन परमाणु कर रहा है। इसी तरीके से CFCl वहां पर कितने सारे होंगे, कितने सारे क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन अपने आप को 2 बार रिएक्ट करके इस तरीके से करता है। अब यही जो क्लोरीन बचा है ये फिर से ओजोन से क्रिया करके एक नया ClO बना देगा, फिर वही ClO फिर से ओजोन के मुक्त O के मुक्त मूलक से क्रिया करके वापस से ऑक्सीजन बना देगा। ये प्रक्रिया एक क्लोरीन जो एटम है वो कर रहा है। ऐसे कितने क्लोरीन CFCl वहां पे मौजूद है, ये सारे अगर यही काम कर रहे हैं तो सोचिए किस तरीके से वहां पर ओजोन को नुकसान पहुंच रहा है। ओजोन को बेसिकली कन्वर्ट कर दे रहे हैं किसमें, जो आपकी ऑक्सीजन है उसमें। जो बनने की दर नहीं है उससे ज्यादा बिगड़ने की दर वहां पर स्टार्ट हो चुकी है। इसी पूरी प्रक्रिया की जब बात करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन, या हिंदी में बोलते हैं ओजोन का क्षरण। यह कहानी समझ में आ गई अच्छे से। अब जब यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो जब 1980s में पहली बार वैज्ञानिकों ने देखा कि बॉस अब चिंता करने का विषय आ गया है, ऊपर जो है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की जो परत है उसकी मोटाई में कमी देखी गई है, उसी को बेसिकली छिद्र नाम दिया जा रहा है। तो अगर इसको नहीं रोका गया तो अल्ट्रावायलेट आएगी पृथ्वी पर और फिर नुकसान बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। तो यहां पर लोग जागे पहली बार वियना कन्वेंशन के अंतर्गत 1985 में। ऑस्ट्रिया के अंदर वियना में एक कन्वेंशन आयोजित हो रहा है और उसमें जो देश हैं वो आपस में बैठ रहे हैं और इस पे जैसे होता है ना चाय पे चर्चा, तो यहां पर जो चर्चाएं हो रही हैं उस चर्चा का मुख्य विषय यह है कि किस तरीके से ऑक्सीजन को बचाया जाए, ओजोन को बचाया जाए। ठीक है, ऑक्सीजन ओजोन एकदम तो इतनी बार बोल दो ना तो थोड़ा सा वो हो जाता है, टंग स्लिप हो जाती है। अब यहां पर देखो क्या है, वियना कन्वेंशन के अंदर जब ओजोन को बचाने के लिए ये लोग बैठे हैं तो इन लोगों ने यहां पर मुद्दा क्या उठाया, जो जिससे नुकसान हो रहा है उसी को हमें खत्म करना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या करना है, यहां पर इसको नियंत्रित करना है। ठीक है, यानी कि इसको एक तरीके से यहां पर प्रतिबंध लगाने की बात यहां पर करी जा रही है। बट यहां पर ये है क्या, ये है कन्वेंशन। तो कन्वेंशन का मतलब सीधा सा आता है कि भाई एक मीटिंग ऐसी हो रही है, मतलब एक कह लीजिए कि इनफॉर्मल तरीके की मीटिंग में एक एजेंडे पे डिस्कशन होता है, चर्चाएं होती हैं, लोग अपने मत रखते हैं, उसके बाद एक जो वो सभा है वो एक निर्णय पे पहुंचती है। बट ये बाध्यता नहीं है, ये बाइंडिंग नहीं है कि आपको उसका निर्णय मानना है कि नहीं मानना है, आपकी मर्जी के ऊपर है। तो जब लोगों की मर्जी होगी तो यहां पर लोग क्यों मानेंगे, जब अब लोगों की जरूरत क्या है कि भाई हमें एसी चाहिए, हमें रेफ्रिजरेटर चाहिए, और भी, और इन रेफ्रिजरेटरों का बहुत बड़े मात्रा में यूज होता है जहां पर कोल्ड स्टोरेज वगैरह की बात करते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़े मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज हो रहे हैं। अब इसको प्रतिस्थापित करने की जब बात करी जा रही है तो जो मान लीजिए कम विकसित देश हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि बाध्यता नहीं है, और जो विकसित देश भी हैं उनको भी लग रहा है कि हम दूसरी जगह इन्वेस्ट क्यों करें जब हमारा इसी से काम चल रहा है। तो ये चीज जब बाध्यता इसकी नहीं है ना, लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो इसको कोई नहीं मान रहा है। इससे ज्यादा कोई फर्क देखा नहीं गया। जब फर्क नहीं देखा गया तब ये लोग अब मिलेंगे मॉन्ट्रियल में। अब यहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा 1987 के अराउंड में। ये है प्रोटोकॉल, दिस इज नॉट अ कन्वेंशन, ये एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल का मतलब है कि अब ये होगा कैसा, यहां पर लीगली बाइंडिंग की बात करी जाएगी। ठीक है, तो ये बाध्यता होगी कानूनी रूप से, ये कानूनी रूप से इसकी बाध्यता है। यहां पर बोला जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उनके उत्पादन में और उनके उपयोग में लगाया जाएगा प्रतिबंध, और ये सारे देशों को मानना होगा जो इस चाय पे चर्चा में आए हुए हैं। अगर जो नहीं मानेगा फिर दिक्कत वाली बात है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन में पूरी तरीके से यहां पर प्रतिबंध लगाया गया, और ये एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात भी थी, जिसका परिणाम आज हमें इस रिपोर्ट में देखने को भी मिल रहा है। बट यहां पर दिक्कत खत्म नहीं हुई पूरी तरीके से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तो इन्होंने बैन करा,
इसका एक विकल्प इन्होंने लगाया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक लाए कि भाई जहां पर इसका यूज करते हैं तो वहां पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे आज आप देखते होंगे R32 गैसेस एसी में भरी जाती हैं, तो वो एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उदाहरण है। जब हम लोग R11 वगैरह की बात करते हैं तो वो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है। तो जब हम इसको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो इसको हम प्रतिस्थापित किससे कर रहे हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से। तो जब इसको हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से प्रतिस्थापित करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से हमने क्या किया, ओजोन लेयर जो है उसको तो हमने बचा लिया, बट यहां पर एक समस्या दूसरी उत्पन्न हो गई। कौन सी समस्या थी वो, ग्लोबल वार्मिंग की, यानी कि वैश्विक ऊष्मन की। हमने ओजोन को तो संरक्षित कर लिया, ओजोन पे अब इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बट यहां पर दूसरी समस्या आ रही कि इससे ये टेम्परेचर बढ़ा रही है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो कैसा है, वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, पृथ्वी है, सूर्य की किरण आती है, सूर्य की विकिरण आती है पृथ्वी पर, कुछ चीजें वायुमंडल द्वारा अवशोषित करी जाती हैं, पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित करी जाती हैं, पृथ्वी भी कुछ विकिरण को अवशोषित करता है। कुछ समय के बाद पृथ्वी जो है उस विकिरण को वापस वायुमंडल में, वापस अंतरिक्ष में उत्सर्जन करती है। हीट बजट में आपने पढ़ा होगा, जितनी ऊष्मा आ रही है उतनी ऊष्मा रिलीज होगी। अगर ऊष्मा रिलीज नहीं होती है तो पृथ्वी गर्म होगी, अगर ज्यादा ऊष्मा रिलीज हो रही तो पृथ्वी ठंडी होगी। तो यहां पर जो पृथ्वी की अब बारी आई ऊष्मा को रिलीज करने की, तो ऊष्मा पृथ्वी से निकल के वापस से वायुमंडल में, अंतरिक्ष में जाने का प्रयास कर रही थी, बीच में पड़ गया वायुमंडल। वायुमंडल का मतलब होता है वायु, कुछ गैसेस होती हैं वहां पर एक ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जिनको हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस करती क्या है, जो पृथ्वी से वापस लौट रही विकिरण होती है उसको अब्जॉर्व कर लेती है, उसको अवशोषित करने का काम करती है। जो गैस अंतरिक्ष में चली जानी चाहिए थी, सॉरी, जो विकिरण अंतरिक्ष में चला जाना चाहिए था, वो वायुमंडल में गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया गया। तो अब ये वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना स्टार्ट करेंगी। आपको ठंड और गर्म कब लगती है, हम चारों तरफ से वायु से घिरे हुए हैं, तो जब वायु में ठंडक होती है तो हमें ठंड लगती है, जब वायु में गर्मी होती है तो हमें गर्मी लगती है। अब वायु में एब्जॉर्ब हो चुकी है वो हीट जो पृथ्वी से निकल रही थी, तो जाहिर सी बात है वायु का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब वायु का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पूरे वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। उसी प्रकार की एक गैस होती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करने लग गए। तो यहां पर समस्या ये आ गई कि भाई ओजोन तो बच रही है बट यहां पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरी समस्या को जन्म देती है जो कि बहुत भयावह है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की समस्या का। अचानक से बाढ़ आ जाना, अचानक से सूखा पड़ जाना, अल नीनो की जो साइकिल है उसमें परिवर्तन हो जाना, एमजेओसी की साइकिल में परिवर्तन हो जाना, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनका पिघलना, ठीक है, कोरल रीफ में जिस तरीके से नुकसान होता है, तो बहुत सारी चीजें क्लाइमेट चेंज से आप जोड़ सकते हो। भुखमरी की, है ना, फूड जो सिक्योरिटी है उसमें खतरा आ जाना। तो जब इतने सारे खतरे इस प्रॉब्लम से जुड़ रहे थे तो अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है इसको भी तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अब बात हो रही है कि अब इसको कैसे करा जाए, तो फिर आएगा किगाली संशोधन। किगाली संशोधन का मतलब है किगाली अमेंडमेंट। अब ये किगाली अमेंडमेंट जो है बेसिकली ये कोई नई चीज पे काम नहीं करेगा, ये काम किस चीज पे करेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। जैसा कि आप देखते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या होता है, हमने कोई आर्टिकल्स बना दिए, कुछ उसमें लिखा, फिर हम उसमें अमेंडमेंट करते हैं, कुछ संशोधन करते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस हम लोग कर देते हैं। उसी प्रकार से जो किगाली संशोधन था ना, ये किसमें संशोधन करा गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। इतनी चीज ध्यान रखिएगा, बेसिक सी चीज है। तो इन्होंने बोला कि जो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ना, इनको भी हम क्या करेंगे, इनको चरणबद्ध तरीके से, यानी कि स्टेजेस में हम इनको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, बट स्टेजेस में करेंगे। अब किगाली संशोधन में एक चीज जानने वाली होती है, इन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी देशों की। अब चूंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये बाइंडिंग है, तो जो किगाली होगा वो ऑटोमेटिकली बाइंडिंग होगा, क्योंकि वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन कर रहा है केवल इस चीज में कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल CFC के लिए था, ये HFC की बात करते हैं। अब यहां पर
पहले में रखा गया किनको, जब बात करते हैं जो बहुत ज्यादा विकसित देश हैं, जो जिनमें कई वर्षों पहले औद्योगिक क्रांति आ गई थी, सबसे ज्यादा अगर बात करी जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की या ग्लोबल वार्मिंग की, इनका तो बहुत ज्यादा इनका योगदान रहेगा। तो जब हम लोग यहां पर ऐसे समझाता हूं आपको, एक होता है बेस ईयर और एक होता है इनको दिया जा रहा है टारगेट। तो यहां पर जब किगाली अमेंडमेंट की बात हो रही है तो ऐसा बोला जा रहा है कि देखिए 2048 तक ना आपको जो एचएफसीज हैं इनको समाप्त करना है। अब ये जो समाप्त करोगे ना, ये एकदम से तो समाप्त कर नहीं दोगे, इसका कुछ ना कुछ आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यहां पर निकालोगे। तो जो यहां पर पहले देश हैं, पहली कॉलम में या पहले कैटेगरी में जो देश आते हैं जिनको हम लोग विकसित देश के नाम से जानते हैं, तो इनके बारे में जब बात करी जाती है तो इनको बोला जाता है कि इनका जो बेस ईयर होगा वो होगा 2012। यानी कि 2012 में 12 से आप जो है आप निकालोगे कि आपने जो एचएफसी था उसका कितना ज्यादा उत्सर्जन किया, और जो इनका टारगेट ईयर होगा वो होगा 2036 इस तक आप जो है 85% जो एचएफसीज हैं इनको आप कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग यहां पर दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहां पर लिखता हूं बेस ईयर और टारगेट ईयर। तो यहां पर जैसे आते हैं चाइना की बात कर लेते हैं, ब्राजील की बात कर लेते हैं, वो कंट्रीज जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है मगर डेवलपिंग से थोड़ा सा आगे हैं। तो जब इनकी बात करी जाती है तो यहां पर जो बेस ईयर आता है वो इनका माना गया कि 2022 से आप अपना बेस ईयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पर 2000 इनका जो टारगेट ईयर था वो 2045 बोला गया। तो 2045 तक आप अपने जो उत्सर्जन है उसमें कमी करेंगे। थर्ड कैटेगरी होती है तो इसमें आता है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। तो और भारत के अलावा जैसे बात करी जाती है साउथ अफ्रीका की, है ना, और भी जो सारे देश होते हैं उनकी बात करी जाएगी। तो यहां पर भी इनको माना गया। तो यहां पर जब टारगेट और बेस ईयर की बात करते हैं तो 2024 जो होता है वो हमारा जो बेस ईयर है, 2024 में हमें देखना है कि हमने कितना उत्सर्जन किया है, और 2047 इनको टारगेट दिया गया है कि आपको भी क्या करना है, 85% तक अपना जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है इनको यहां पर समाप्त करने हैं। तो इस तरीके से किगाली संशोधन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो थे इनको नियंत्रित करने की बात करी जा रही थी। ये याद रखिएगा, मेंस आंसर राइटिंग में आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हो। ये अपने आप में वियना की बात कर लें, मॉन्ट्रियल की बात कर लें, किगाली अमेंडमेंट की बात कर लें, अपने आप में प्रारंभिक परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो चीज थी इसको याद रखना है। और कहीं ना कहीं ये जो 3 काम वर्ल्ड लेवल पर ओजोन को बचाने के लिए करे गए हैं ना, यही बेसिकली ओजोन डिप्लीशन के अंतर्गत अगर इन सारे पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये जो रिपोर्ट अभी आपको देखने को मिली यहां पर, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, यूएन सेज ओजोन लेयर स्लोली हीलिंग होल टू अमेंड बाय 2066, तो ये इसी का परिणाम है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो हमने टारगेट्स अपने बनाए थे ना, वो वही टारगेट यहां पर सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, एक प्रश्न पूछता हूं, कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। ये जो बैड ओजोन होती है, ठीक है, तो बैड ओजोन के लिए एक प्रोटोकॉल है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। ये तो सारी प्रोटोकॉल, जितने प्रोटोकॉल अभी हमने पढ़े यहां पर, चाहे वो बात कर लें वियना की, मॉन्ट्रियल की, किगाली की, ये सब बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये सब गुड ओजोन को बचाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि गुड ओजोन को हम कैसे बचाएंगे। बट आप जैसे मैंने आपको बताया कि बैड ओजोन की भी तो बात करते हैं, तो क्या बैड ओजोन को कंट्रोल करने के लिए कोई हमारे पास प्रोटोकॉल नहीं था? तो एक है, मैं आपको नाम बताता हूं, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा ये कहां पर है। गोथेनबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था, ईयर एक बार चेक कर लीजिएगा, 1999 यानी कि 1999 में गोथेनबर्ग के अंदर। बेसिकली ये किस चीज को डेडिकेटेड था? ये डेडिकेटेड था, यहां पे लिख देता हूं साफ साफ, गोथेनबर्ग, याद रखिएगा, ठीक है। गोथेनबर्ग सम्मेलन हुआ है 1990 में, और ये बेसिकली बात किसकी करता है? बैड ओजोन की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं गुड ओजोन को संरक्षित करने के बारे में, बट बैड ओजोन के बारे में कोई भी प्रकार की बातें नहीं होती हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, गोथेनबर्ग इससे संबंधित है। मेरे को कमेंट करके बताइए गोथेनबर्ग कहां पे है, ठीक है। चलिए, तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, किस तरीके से जो ओजोन है, मैंने आपको बेसिक से बताया कि वो क्या होती है। एक बार आपको थोड़ा सा इसका परिचय करा देता हूं, यहां पर रिवीजन भी हमारा हो जाएगा।
तो ये तो रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है, यूएन के द्वारा ये रिपोर्ट आई थी। ओजोन के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बताई, O3 होता है, किस तरीके से तीव्र गंध होती है, ब्लू कलर का होता है, फ्रेडरिक शोनबास ने इसको बनाया था, कहां पर पाया जाता है, गुड ओजोन कहां पाया जाता है, बैड ओजोन कहां पाया जाता है, ओजोन को बेसिकली नुकसान कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो सनलाइट में की प्रक्रिया में ओजोन ऑक्सीजन में बदल रहा है, ऑक्सीजन जो है वो वापस ओजोन में बदल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंतर्गत। ये रिएक्शंस मैंने आपको बताई स्टेप बाय स्टेप 1 और 2 में, रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो अगर नहीं समझ में आया है तो। यहां पर तीनों कन्वेंशंस के बारे में एक्सप्लेन किया मैंने कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और हर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए क्या चीजें यहां पर करी गई, ठीक है। तो ये पूरी समरी थी ओजोन लेयर के बारे में। यहां पर मैं 2 प्रश्न आपसे पूछता हूं। एक प्रश्न याद करिए, हम लोगों ने एक एक्सप्लेन सीरीज करी थी, एक्सप्लेन सीरीज में हम लोगों ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर मैंने एक आपको प्रोग्राम बताया था, साइट प्रोग्राम। तो ये क्या होता है इसके बारे में बताइएगा। एक प्रश्न थोड़ा सा पुराना आपसे पूछता हूं, टोकामक रिएक्टर के बारे में। व्हाट इज टोकामक रिएक्टर, व्हाट इज साइट प्रोग्राम। 2 प्रश्न है आपके लिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके क्या आंसर्स हैं। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं जो चीजें मैंने बेसिक से आपको बताने का प्रयास किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। अगले हफ्ते फिर से देखेंगे एक नए टॉपिक पर एक्सप्लेन सीरीज में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।